India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दिवाली के त्योहार पर कुछ शर्तों के साथ हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। मुख्य प्रावधान है, हरे पटाखों की बिक्री 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जा सकेगी। बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर होगी। पुलिस अधिकारियों को पेट्रोलिंग टीमें गठित करनी होंगी कि केवल QR कोड वाले ही पटाखा की बिक्री कर सके। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पटाखों का उपयोग केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेगा और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगा। यह आदेश चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित किया। इससे पहले 3 अप्रैल को कोर्ट ने NCR में पूरे साल के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। बाद में इस आदेश की पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, फिलहाल हम दिवाली के दौरान ही प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे। राज्यों के सुझाव हैं, केंद्र और NCR के राज्यों दिल्ली, हरियाणा ने निम्नलिखित सुझाव दिया है। केवल नीरी द्वारा अनुमोदित पटाखों की अनुमति हो। लड़ियों का निर्माण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहे। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के द्वारा हो। किसी ई कॉमर्स साइट पर बिक्री ना हो। पटाखे फोड़ने की समय सीमा 8 से 10 बजे रात। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक हो और गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक। अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन और निर्माण स्थल की तत्काल सीलिंग। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, जिसमें वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई ताकि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हिरासत के आधारों को संबोधित किया जा सके। गीतांजलि द्वारा दायर याचिका में उनके पति वांगचुक की रिहाई की मांग की गई थी, इस आधार पर कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा हिरासत के कोई कारण नहीं दिए गए थे। लेह के उपायुक्त द्वारा शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामा भी इसमें शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि ये कारण दिए गए हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में जोधपुर की जेल में वह हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा केंद्र सरकार ने दायर कर कहा कि वांगचुक को हिरासत में रखने के ग्राउंड्स उन्हें प्रदान किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ नोट्स का आदान प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसका उपयोग हिरासत को चुनौती देने के लिए नए आधार के रूप में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका में संशोधन करना चाहते हैं ताकि हिरासत के ग्राउंड्स को चुनौती दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की दलील सुनकर याचिका में संशोधन की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब उन्होंने आईसीयू और क्रिटिकल केयर सुविधाओं में मरीजों की सुरक्षा के लिए एक समान मानक तैयार करने के कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अदालत ने स्वास्थ्य सचिवों को 20 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो इस मामले में राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करेगी और मसौदा तैयार करेगी। कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जो पहली बार 2016 में शुरू हुआ था। मूल शिकायत निजी अस्पतालों में चिकित्सा लापरवाही और आईसीयू और सीसीयू के लिए समान मानकों की अनुपस्थिति से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महत्वपूर्ण देखभाल को मानकीकृत करने के बड़े मुद्दे की निगरानी जारी रखने का निर्णय लिया। कोर्ट ने एक ढांचे पर काम करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने के लिए आदेश पारित किए हैं। 5 अगस्त को कोर्ट ने प्रत्येक राज्य को हितधारकों, जिसमें कॉरपोरेट अस्पताल भी शामिल है, उनके साथ सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि आईसीयू, प्रवेश, उपचार, स्टाफिंग, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के लिए मानक तैयार किए जा सकें। कोर्ट ने आवश्यक किया कि शीर्ष स्वास्थ्य सचिव व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें और हस्ताक्षर करें। 19 अगस्त को कोर्ट ने नोट किया कि यह अभ्यास अधूरा रहा। कोर्ट ने राज्यों को 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पूरी करने और 5 अक्टूबर तक समिति को भेजने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह बताएं कि विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर प्रक्रिया के बाद कितने लोग विदेशी पाए गए। यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को उन लोगों की संख्या का खुलासा करना चाहिए जिनके नाम नागरिकता के आधार पर हटाए गए। आंकड़ों का हवाला देते हुए यादव ने कहा कि 7.4 करोड़ लोगों में से केवल 1087 आपत्तियां दर्ज की गई, जिनमें से 390 को सही ठहराया गया। यादव ने एसआईआर को इस देश के इतिहास में वोटर लिस्ट में अब तक की सबसे बड़ी कमी बताया और कहा कि 47 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। यादव ने दावा किया कि एसआईआर के बाद बिहार की मतदाता सूची में लैंगिक अनुपात और बढ़ गया। एसआईआर के बाद मतदाता सूची में अस्पष्ट नाम और अन्य त्रुटियां, डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं। यादव ने चुनाव आयोग से 12 दस्तावेजों का प्रतिशत बताने का आग्रह किया जिनका इस्तेमाल फॉर्म जमा करने के लिए किया। अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को अपील दायर करने के लिए अनुमति दी गई। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश के गुणा के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल किया। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने के बावजूद मिनी ट्रायल किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब किसी शिकायत में धोखाधड़ी, जालसाजी और षड्यंत्र के अपराध का खुलासा होता है तो मामले की सुनवाई होनी चाहिए और रद्द करने के चरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राजेंद्र सिंह, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामान्य वर्ग से संबंधित बताया गया, उन्होंने 2008 में फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इससे उन्हें गुना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला और जीते। बाद में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह पाते हुए प्रमाण पत्र रद्द किया कि अवैध रूप से और अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना जारी किया गया था।
समिति के आदेश को हाईकोर्ट और अंततः 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा और लिखा, हमने निर्णय के पूर्वार्ध में शिकायत का सारांश प्रस्तुत किया। जैसा कि ऊपर संक्षेप में दिए गए कथनों से स्पष्ट है, शिकायत और निर्विवाद दस्तावेजों को पढ़ने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त राजेंद्र सिंह के विरुद्ध कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम निर्णय मुकदमे में आगे के सबूतों पर निर्भर करेगा। अदालत ने कहा, शिकायत में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि राजेंद्र सिंह और अमरीक सिंह सामान्य वर्ग से हैं। हमेशा खुद को सामान्य वर्ग का बताते रहे और केवल आरक्षित वर्ग के रूप में चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ही उन्होंने चुनाव की पूर्व संध्या पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए। हमने संज्ञान लेने के आदेश का भी अवलोकन किया। ट्रायल जज ने अपने विवेक का प्रयोग किया और अनाज से भूसा अलग किया। प्रस्तुत कारणों से 12 अभियुक्तों में से केवल 4 के विरुद्ध ही संज्ञान लिया। फिर अपील स्वीकार की गई। मामले को ट्रायल कोर्ट की फाइल में इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि मुकदमा 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाए। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने डीप फेक वीडियो, फर्जी ब्लॉग और एआई जनरेटेड सामग्री के माध्यम से उनके नाम, छवि और आवाज़ के दुरुपयोग का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अक्षय कुमार की तरफ से पेश होते हुए यह बताया कि फर्जी मीडिया के प्रसार से कुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। सराफ ने अदालत को बताया कि कुमार की फर्जी छवि और आवाज़ का उपयोग करके कई वीडियो और ब्लॉग बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट पर एआई अक्षय कुमार V2 वॉइस फीचर है जो कुमार की आवाज़ और शैली में बोल सकता है। इसके अलावा कई अश्लील ब्लॉग, विज्ञापन और सोशल मीडिया अकाउंट्स कुमार की तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कुमार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अदालत से अनुरोध किया कि वह दोषियों के खिलाफ आदेश पारित करे और इंटरनेट पर फर्जी सामग्री को हटाने का निर्देश दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वकील का कार्यालय चलाना एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी करते हुए वकील के खिलाफ न्यू दिल्ली नगर परिषद में दायर एक 2 दशक पुराने मामले को खारिज कर दिया। एनडीएमसी ने वकील बीके सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह अपने बेसमेंट और व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं और इसका उपयोग मानव आवास के लिए कर रहे हैं, जो एनडीएमसी की अनुमति के बिना आवासीय क्षेत्र के उपयोग को बदलने के समान है। न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि वकील का कार्यालय चलाना एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और यह सवाल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय किया जा चुका है। न्यायालय ने यह भी पाया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के तहत आवासीय स्थानों के मिश्रित उपयोग की अनुमति है और वकील सूद का कार्यालय चलाना इसके तहत अनुमत है। न्यायालय ने कहा कि एनडीएमसी के निरीक्षण में यह पता नहीं चला कि वकील सूद ने दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज 1983 का उल्लंघन किया है या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना किसी सबूत के आरोप लगाना और 22 वर्षों से अधिक समय तक मामले को लंबित रखना न्याय प्रणाली का दुरुपयोग है। सेबी अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी के रूप में पंजीकृत ट्रस्ट के ट्रस्टियों की प्राथमिक जिम्मेदारी योजनाओं को समाप्त करने की होती है और वे इस दायित्व को निवेश सलाहकारों या अन्य कर्मचारियों पर नहीं डाल सकते।
CIG रियलिटी फंड, एक सेबी निबंधित वेंचर कैपिटल फंड ने 3 योजनाओं का संचालन किया जो अचल संपत्ति क्षेत्र में निवेश करती थी। 3 अपीलकर्ता ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किए गए थे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सेबी ने विभिन्न शिकायतें प्राप्त की जिनमें योजनाओं के परिसमापन नहीं होने और निवेश की गई राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधिकरण ने भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 15 का हवाला देते हुए कहा कि ट्रस्टी को ट्रस्ट संपत्ति के साथ एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए और योजनाओं को समाप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रस्टियों की ही होती है। हालांकि न्यायाधिकरण ने जुर्माने की राशि को कम करते हुए कहा कि अपीलकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं और फंड की संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संलग्न हैं। ज़्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर आलोक कुमार, जो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत है आलोक आपका। लोगों को इस पूरे केस से क्या कुछ समझना चाहिए, आप उन्हें बताइए। Right, thank you, sir. So I'll continue from here. The case involved CIG Realty Fund, a SEBI registered venture capital fund established as a trust under the Indian Trust Act, which operated 3 schemes investing in the real estate sector. The 3 appellants in this case were appointed as trustees on June 2, 2016 and re-signed on March 31, 2021. SEBI received 139 complaints regarding various issues, including non-liquidation of schemes and non-receipt of invested money. All 3 schemes had expired between 2015 and 2017 but were not wound up. SEBI had previously imposed penalties for non-winding up of Scheme 1 and 2 in March 2018, which was upheld by the tribunal. The current appeal challenged SEBI's December 29-23 order imposing a penalty of Rs 10 lakhs each on the appellants for violation related to Scheme 4. The tribunal firmly rejected the appellant's primary defense that only the investment advisor was responsible for winding up the schemes. Citing Section 15 of the Indian Trust Act, the court observed that trustees are bound to deal with trust property as carefully as a prudent person would with their own property, and the primary responsibility to achieve the purpose of the trust lies with the trustees themselves. The tribunal noted that this legal position had already been established in earlier proceedings where penalties for non-winding up of schemes 1 and 2 had been upheld. However, considering mitigating factors such as appellants being senior citizens, the fund's assets being under attachment by the Enforcement Directorate, and lower quantum of penalty imposed in previous proceedings, which was Rs 1 lakh per appellant, the tribunal found merit in reducing the penalty. The tribunal allowed the appeal in part, reducing the penalty from Rs 10 lakh to 2 lakhs per appellant while keeping all other direction in SEBI's order undisturbed. The court affirmed the key legal principle that trustees of a venture capital fund registered as a trust under the Indian Trust Act bear primary responsibility for winding up schemes and cannot shift this obligation to investment advisors or other functionaries. The intervention application filed by Section 23 aggrieved investors was disposed of as unnecessary since the court only considered the quantum of penalty and not the substantive merits of the case. Thank you so much. शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों द्वारा पैरोल याचिकाओं पर निर्णय लेने में बार बार देरी करने पर दिल्ली के प्रधान सचिव को तलब किया है। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि पैरोल क्या होता है और कैसे दिया जाता है। पैरोल एक ऐसा कंडीशनल रिलीज होता है जिसमें प्रिजनर को अपनी पूरी सज़ा खत्म होने से पहले ही जेल से टेम्पोरेरी छुट्टी दी जाती है ताकि वो बाकी समय जेल के बाहर सुपरविज़न के अंदर गुजार सकें। ये कोई अधिकार राइट नहीं होता बल्कि यह एक प्रिविलेज होती है जो सुधार और रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जाता है।
पैरोल आमतौर पर तब मिलता है जब किसी का पारिवारिक इमरजेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट या अच्छा व्यवहार जेल में हो। इसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट या प्रिजन अथॉरिटीज करती है, ऑफेंस और सजा के नेचर के हिसाब से। पैरोल देने से पहले अथॉरिटीज प्रिजनर्स के व्यवहार, दोबारा क्राइम करने की संभावना और पब्लिक सेफ्टी पर असर जैसे फैक्टर्स को देखते हैं। अगर प्रिजनर पैरोल के कंडीशंस तोड़ता है तो उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। आखिर में पैरोल का मकसद दया और सुरक्षा के बीच में बैलेंस बनाकर प्रिजनर और सोसाइटी में दोबारा सम्मिलित करना होता है। कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.